बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड वंडर। आज की वीडियो है वर्ल्ड हिस्ट्री के सब्जेक्ट के सबसे फर्स्ट टॉपिक द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन कौन सी कंडीशन थी जिससे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, और लिविंग फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और उनके स्ट्रक्चर्स या जो उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स थे वो किस तरह के थे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है थ्योरीज का, वेयर डिड लाइफ बिगिन। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ थ्री थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली है शैलो वार्म वाटर की, ऑन सॉफ्ट क्ले सेडिमेंट्स यानी मीट। एक तो है कि थ्योरी के मुताबिक कि समंदर की गहराइयों में जिंदगी का आगाज हुआ। एक थ्योरी है कि कम गहरे पानी में जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था उनकी वजह से जो है ना ऐसी कंडीशंस, ऐसी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस शुरू हुई जिससे लाइफ का आगाज हुआ। ठीक है, तो उनका जो हैबिटेट था क्लोजेस्ट टू सस्पेक्टेड एनर्जी सोर्स नीडेड फॉर प्री लाइफ इवेंट्स, यानी जिंदगी के शुरुआती लम्हों के लिए जो एनर्जी ज़रूरत थी वो इन जगहों पे मौजूद थी। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स आर स्ट्रोमेटोलॉइड्स। इसको आप वर्ड को, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आज भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन से उनके फॉसिल्स मिले हैं लाइफ फॉर्म्स के। इनके बारे में उन्होंने बताया कि बेंडी डोम्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड बैक्टीरियल मैट्स, these form today in shallow salt marshes and warm lagoons। तो कह रहे हैं कि ये आज फॉर्म्स जो इस तरह की एग्जिस्ट करती हैं वो इसी तरह के समंदर के नमकीन नमकीन पानी में होते हैं। ठीक है, इसकी उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, कंसिस्ट ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी आज इस तरह की कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स हैं जो इन कंडीशंस में एग्जिस्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि लाइफ इस तरह की कंडीशंस में भी हो सकती है। बैक्टीरिया की कॉलोनीज एंड साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज, और इन जेलीफिश लाइक सेक्रीशंस एक्सपर्स्ड इंटर इंटरस्पर्स्ड विद सेडिमेंट्री लेयर्स। ठीक है, ये इस तरह के ना स्ट्रक्चर्स हैं। प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस अ बेंडिंग पैटर्न। सबसे पहले थ्योरी तो ये हो गई शैलो वार्म वाटर की। दूसरी थ्योरी है डीप ओशन थर्मल वेंट्स की। ठीक है, यानी समंदर के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जैसे वोल्केनोज जमीन पर होते हैं, इस तरह जमीन के अंदर ऐसे आतिशफशां जिनमें से हर वक्त जो है ना वो जमीन का अंदरूनी लावा बहता रहता है। ठीक है, डीप ओशन थर्मल वेंट्स, लेस exposed sea floor and molecular biology supports idea that earlier life thrived in hot conditions। ठीक है, कंडीशंस हॉट ही हैं, लेकिन फर्क ये कि वो गहरा समंदर है और ऊपर वाले जो शैलो वान था। एंड मे हैव यूज सल्फर कंपाउंड। उन्होंने ये बताया कि केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन कौन से कंपाउंड यूज किए हैं। सल्फर कंपाउंड, कॉमन कंडीशंस इन वेंट कम्युनिटीज। क्योंकि यही जो कंडीशंस है ना हॉट 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 इन्वायरमेंट की और सल्फर कंपाउंड्स की, ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं ऐसी कम्युनिटीज में जो वहाँ पे आज लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। ठीक है, structure of proteins and genes resemble those found in bacteria in such habitat today seem to be precursors to other genes। कह रहे हैं कि आज इनके जो फॉसल्स हैं और आज जो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उनके दरमियान में जो सिमिलैरिटीज हैं वो यही बताती है कि लाइफ का ओरिजिन डीप ओशन में हुआ था। ठीक है, ये थ्योरीज हैं सारी। और तीसरी थ्योरी है सम अदर प्लैनेट और सोलर सिस्टम। ये सबसे मजे की है कि हमारी लाइफ, हमारी जो जिस लाइफ को हम अब जानते हैं जो प्रोटीन्स वाली है, वो अर्थ पे कभी बनी ही नहीं है, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी और प्लैनेट से आए हैं, किसी और सोलर सिस्टम से आए हैं। ठीक है ना, मेट्रोइड वगैरह के जरिए। इस थ्योरी का नाम है पेंसर्मिया। ठीक है, पेंसपर्मिया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि सीडेड फ्रॉम स्पेस, यानी जो उसके लाइफ फॉर्म के जो सीड्स थे जिनसे जिंदगी फूटी वो स्पेस से आए हैं। हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स ब्रॉट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
organic molecules from space which could have jump started the process। यानी इससे पहले अगर बन भी रही थी लाइफ फॉर्म, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेस से आए हैं उनसे ज़्यादा जल्दी लाइफ फॉर्म्स बनने लगे। ठीक है, एवोल्यूशन तेज हो गई। सम सजेस्ट बैक्टीरिया में हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस। वो ये कह रहे हैं कि आज जो हमारे ज़मीन पर बैक्टीरिया, क्योंकि वो बहुत कम कंडीशंस में रह लेते हैं, ना जहाँ पानी हो ना जहाँ ऑक्सीजन हो, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बैक्टीरिया अगर स्पेस से ट्रैवल करते आए हैं। ठीक है, मार्स मेट्रोइड नाउ डिस्प्रोवन। हालांकि ये थ्योरी अब जो है बैक्टीरिया वाली, ये डिसअप्रूव हुई है। ठीक है, ये अब मानी नहीं जाती। बैक्टीरिया स्पोर्स कैन सर्वाइव वेरी हार्श कंडीशंस, जो मैंने बताया। ये सम बैक्टीरिया Microspora that were on the shuttle Columbia survived the Fury re-entry, but only traveled about one-fifth of the speed of a meteoroid. Still survived extreme heat and impact that was 6 times faster than anything tested before। ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, ऑन द शटल कोलंबिया, ठीक है, उन्होंने ये किया कि 1/5 ऑफ स्पीड थी एक मेट्रॉइड की। ठीक है, उसमें इन बैक्टीरिया को रखा, ठीक है, किसी शटल में, और वो जो थे ना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट की कंडीशंस और जो दबाव था वो बर्दाश्त कर गई और फिर भी जिंदा रहे। ठीक है ना, और वो उसकी स्पीड भी 6 गुना ज़्यादा थी उससे पहले जितने भी टेस्ट हुए। ये एक थ्योरी ये हो गई। 3 थ्योरीज ये हैं। जस्ट डिफर्स द प्रॉब्लम, यानी इससे ये नहीं पता चलता कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, ये पता चलता है कि अर्थ पे शुरू नहीं, जैसे थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम बनने लग जाती है। उसके बाद है ल्यूका। ठीक है, ये इसका नाम है फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर फॉर द फर्स्ट बिलियंस ईयर्स और सो ऑफ द अर्थ हिस्ट्री देयर लिव्ड अ सिंगल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ ओशन। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता था। ठीक है, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे। ठीक है, जिसका इन्होंने नेम रखा है लूका। ठीक है, द ओशन वॉज अ ग्लोबल जेनेटिक स्वैप शॉप फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी जेनेटिक्स यानी आरएनए एंड डीएनए के जो अंदर से म्यूटेशंस वगैरह हैं वो इंटरचेंज होती थी। कौन कौन सी इनको ज़्यादा केमिकल रिएक्शन से फ़ायदा होता था वो उन्होंने चेंज करते रहे ऐसी कंडीशंस। ठीक है, फ्री एक्सचेंज था, कोई कंपटीशन नहीं था, यानी प्रेडिटेशन नहीं थी या इस तरह की कंडीशन नहीं थी जिससे नुकसान होता या कुछ ज़ाया होता। Probably all the cells in the world's oceans shared genes, proteins, nutrients, enzymes, metabolic pathways। ठीक है, वो ये बता रहे कि कौन कौन किस्म की इस तरह की चीज़ें इन्होंने शेयर की थी। इसमें जीन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए और मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, नन लिव्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, दे वर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो इस तरह शेयरिंग करते थे और इंडिपेंडेंट नहीं रहते थे। ठीक है, एक दूसरे पे उनका इन्हिसार था। By 1.5 billion years ago, biochemical evolution had been accomplished। लेकिन फिर एक बिल्कुल ही चेंज ड्रिफ्ट आया एवोल्यूशन में, जिसके मुताबिक these early prokaryotes still working could assemble and deassemble all molecules of modern life। ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर है, तो वो आज के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मॉडर्न लाइफ के, ठीक है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे जो आज के लाइफ फॉर्म्स में होती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं एनर्जी हासिल करने के, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे कर सकते थे। ठीक है, इसलिए वो उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ऑल द यूनिक एंड अनयूजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज found in all the other kingdoms today were already present in bacteria। ठीक है, जितने भी आज हम बैक्टीरिया किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं लाइफ फॉर्म्स के, जिन मोनीरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, ठीक है, तो ये जितने भी लाइफ फॉर्म्स के किंगडम्स हैं बायोलॉजी में, उन सब में जितने जितनी जैसी रिएक्शन होती हैं वो सारी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती थी उस वक्त के। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ओनली अ फ्यू एक्सोटिक केमिकल्स। ठीक है ना, जिसमें कुछ केमिकल्स एक्सोटिक केमिकल्स थे जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स एंड हेलुसिनोजेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी जो इंसानों को यानी जानवरों को किसी भी तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं ना, जैसे कि ड्रग्स वगैरह,
इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, इनके अलावा जितनी भी चीज़ें थी ना वो परफॉर्म करते थे इनको छोड़ के। एसेंशियल ऑयल्स और एनिमल वेनम, जैसे कि जानवर जहर के जरिए, जैसे सांप जहर काटते तो जहर का फैल जाता है जिसम में, इस तरह के और एसेंशियल ऑयल्स और ये जो हेलुसिनोजेंस हैं, इनके अलावा जो जितनी भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो एग्जिस्ट करती थी। photosynthetic bacteria were producing oxygen gas building up in the atmosphere। उस वक्त का जो एटमोसफेयर था वो डिफरेंट था, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हुआ तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, कार्बन लेके ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो उसका जो प्रोसेस था उससे ऑक्सीजन एक फासिद मादे के तौर पर ज़ाया होने लगे इन्वायरमेंट में, जिससे आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बना ऑक्सीजन डोमिनेंट। The Earth's modern atmosphere and surface were largely established by bacteria। वो ये कह रहे हैं कि आज का जो एटमोसफेयर है, ठीक है, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बना है, ठीक है। It was only when some of the cells evolved ways to produce everything they needed within their own cell did life begin to diversify into the major domain that exists today। वो कह रहा है उस वक्त तो एक कॉमन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे थे, ठीक है, लेकिन जब किसी कुछ सेल्स ने ऐसा तरीका इवॉल्व किया कि वो हर चीज खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे, एनर्जी भी, बाय प्रोडक्ट्स भी ऐसे जाया करते थे जिनकी उनको जरूरत ना हो, ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी सब कुछ कर लेते थे एक इंडिविजुअली सेल, ठीक है ना। तो उस वक्त उन्होंने इस तरह के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते थे, जैसे कि बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, ठीक है, और आर्किया, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में, कॉमन एंसेस्टर के बारे में, ठीक है। उससे पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए लाइफ फॉर्म के एग्जिस्ट करने की, कौन से, ये हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेंगे। सेकंड, बस मेजर इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन कौन सा। पहला है सूटेबल इन्वायरमेंट, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेटाबॉलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पॉलीमर्स, और कंपार्टमेंटाइजेशन जिस सेल्स की, और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये इवेंट्स जो है ना मेजर है कि इससे कैसे एक सिंगल सेल अलग-अलग बनने शुरू हुए, ठीक है, और कौन-कौन सी स्टेप बाय स्टेप नहीं, हाँ, जैसे कि एक सीक्वेंस में इवेंट्स हुए, ठीक है, यानी नॉट सीक्वेंस इवेंट्स, ये सारे एक ही वक्त में हुए इवेंट्स, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ दीज आर प्रॉब्ली नॉट सीक्वेंशियल इवेंट्स, मोस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्ली अकर्ड एट द सेम टाइम, जैसे कि इंटरस्टेट सिस्टम फुली डेवलप, यानी पहले एक बिल्कुल सिस्टम और बिखरा हुआ लेकिन फिर फुली डेवलप हो। इस तरह नहीं कि पहले रोड बने, फिर उसके ऊपर गैस स्टेशन बने, फिर पुलिस का सिस्टम बने और फिर डीलरशिप हो, इस तरह नहीं, कि ये सारे जो कंडीशन इन्वायरमेंट इवेंट्स हैं ये एक ही वक्त में हो रहे थे, ठीक है, इंटरचेंजेबली। कहते हैं कि आवर थॉट्स ऑन व्हाट द फर्स्ट सेल्स वर कैन ओनली बी बेस्ड ऑन व्हाट द सेल्स आर लाइक टुडे। तो हम उसी को जो आज सेल्स हैं उन्हीं के मुताबिक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है। लेकिन it is possible the first cells were considerably less complex and efficient, perhaps very little like cells around today। वो काफी सिंपल लाइफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे जितने आज के सेल्स हैं, ठीक है। suitable environment, 4.5 billion years ago earth formed, ठीक है, उस वक्त अर्थ बनी। the sun is the second or third generation star, even today a star explodes each second with a brightness greater than a galaxy, ठीक है, इसके स्टार्स बनते और टूटते रहते हैं। all matter on earth has been thought one or two previous cycles of stellar alchemy। ये थोड़ा सा ब्रीफ कि अर्थ के ऊपर जितने भी केमिकल्स या जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। सन एंड प्लैनेट्स फ्रॉम प्रीवियस सुपरनोवा एक्सप्लोजन प्रोड्यूसिंग क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में बताएं कि अर्थ किस तरह बना, ठीक है। पहले कि आपने ये पढ़ा होगा द बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कि स्टार्स किस तरह बने, फिर उसके बाद सन एंड प्लैनेट्स के बारे में, सुपरनोवा
कोलिजन्स होते हैं मेगा स्टार्स की, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा गैस और डस्ट के पार्टिकल्स जो है ना बड़े बड़े बनते हैं। हैवी बम्बार्टमेंट बाय कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स साइज ऑफ ओहायो, यानी एक स्टेट है अमेरिका का, उसके मुताबिक इतने बड़े बड़े कॉमेट्स गिरे। ईच इम्पैक्ट वुड हैव कॉज्ड एनी लिक्विड वाटर टू बॉयल अवे कम्प्लीटली। नहीं, जब भी मीटर्स गिरे तो वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, उस वक्त लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। When the moon formed by a grazing impact of a Mars-sized body, it would have completely destroyed any life that might have arrived. यानी उस वक्त भी जब मून इस अर्थ से सेपरेट हुआ, उस वक्त भी अगर कोई लाइफ फॉर्म थी तो वो खत्म हो गई, ठीक है ना। इवन टुडे 40,000 टन्स ऑफ स्पेस डेब्रिस falls to अर्थ ईच ईयर मेनली एज डस्ट। ये कह रहे हैं कि आज भी इतना ज्यादा टन जो है ना वो आज गर्दो गुबार आसमान से गिरता ही रहता। सरफेस टेम्परेचर्स अप टू 100,000 टू 300,000 सेल्सियस, ये उस वक्त का बता रहे हैं, ठीक है। नो सॉलिड ग्राउंड, नो लिक्विड वाटर, नो ओशंस, लेक्स, ओनली स्टीम्स फ्रॉम गाइजर्स एंड वोल्केनोज, उस वक्त की अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। Within about 1.5 million years of Earth's formation, it collided with a smaller planet to form the moon. ये पहले पढ़ लिया। It remelted the Earth and reset the time scale of life's origin. इससे अगर लाइफ पहले एग्जिस्ट करती थी तो वो खत्म हुई और दोबारा शुरू हुई, ठीक है। Oldest known piece of the Earth's crust is 4.4 billion years ago, यानी जितना हमें पुराना अर्थ का क्रस्ट पता है वो 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। As Earth cooled, water condensed to form rivers, lake and oceans, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। बाय 3.9 और 4 बिलियन ईयर्स अगो एक्सटेंसिव बम्बार्डमेंट स्लोवर, ठीक है, यानी मीटरॉइड्स की बम्बार्डमेंट कम हो गई। क्रस्ट कूल्ड एंड सोलिडिफाइड, यानी अगर वो माल्टन लावा था तो वो पिघल के वो सोलिडिफाई हो गया, यानी ठंडा हो गया। कूल्ड इनफ फॉर लिक्विड वाटर टू कलेक्ट इन बेसन्स इंटेंस स्टॉर्म्स, ठीक है। वहाँ गड्ढों में पानी जो है ना वो इकट्ठा होने लग गया क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, और इंटेंस स्टॉर्म्स यानी तूफानी बारिशें आने शुरू हो गई अर्थ के ऊपर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वाटर कंडेंस टू फॉर्म ओशन, जो हवा में पानी था उससे दरिया बनने, समंदर बनने शुरू हो गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर केम फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। अप टू 1/3 ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ एंड इन अस, यानी हमारे अंदर पानी जितना भी अर्थ पर मौजूद है, मे हैव कम फ्रॉम कॉमेट्स, यानी 1/3 एक तिहाई हिस्सा जो है वो कॉमेट्स से ही आया। इवन टुडे 10 मिलियन स्मॉल कॉमेट्स हिट अर्थ ईच ईयर। ईच कॉमेट, इसका वेट बताया, दिस इज सम एज द रेट थ्रू आउट हर हिस्ट्री, इट वुड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टुडेज ओशन। ये कह रहे हैं कि आज भी इतना जो है ना हर एक साल में 60, ठीक है ना, कम्पैक्ट अर्थ का, यानी अर्थ के जितने भी कार्स हैं 60, अगर उनको इकट्ठा करें उसका वजन बने, इतना पानी हर साल गिरता रहता है, ठीक है, इतना कॉमेट्स। और अगर उन सब के पानी को कॉमेट्स के इकट्ठा करें, जितना भी हिस्ट्री में गिरा है, जितना अर्थ के बने हुए है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी जितने भी ओशंस हैं ना वो सारे उस कॉमेट से के पानी से ही बने हैं, ठीक है। Earth's early atmosphere was derived mainly from volcanoes, ठीक है। ये उसके केमिकल्स हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद ये आज का एटमोसफियर है 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 20% ऑक्सीजन, 4% वाटर एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक अर्थ को उस वक्त इमेजिन जब तक नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप समझना चाहते हैं, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा डिटेल से है ताकि आप थ्रू आउट समझ सकें। These remain lots of energy source on the earth earlier, ठीक है, जैसे कि volcanic activity, lightning storms, ठीक है, solar radiations और more radioactive materials, ठीक है। उसके बाद जो है हाउ क्विकली डिड लाइफ अपीयर आफ्टर दिस, तो ये कह रहे हैं कि तो क्या लगता है कि कितने अरसे बाद इसके बाद लाइफ हो गई थी शुरू, ठीक है ना। हालांकि कंडीशन स्लो थी, ठीक है ना। इफ इनएविटेबली गिवन द प्रॉपर कंडीशन, ये बन ही जाएगी अर्थ पे लाइफ अगर उसको प्रॉपर कंडीशन दिए जाए। आपको डिटेल से पढ़ना की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद इफ लाइफ टुक मच लॉन्गर टू अपीयर अगेन ई.जी. several billion years, it would imply that the origin of life is an extremely unlikely event and may have implications for finding life on other planets। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ज़्यादा टाइम लगा हमारी अर्थ पे ही लाइफ को बनने में, तो इसका बहुत कम चांस है कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ हो।
उसके बाद जैसे कि अम, अगला जिसकी दूसरी स्टेप है वह फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें वो कह रहे हैं 4 to 3.9 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। उससे उस वक्त आइडियल कंडीशन थी केमिकल रिएक्शन के लिए दैट टू प्रोड्यूस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, जैसे कि शुगर्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और फैटी एसिड्स, उस वक्त के मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए, ठीक है, पहले लाइफ नहीं, पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने शुरू हुए, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी है माइलर एंड उरे की, अनदर लेटर मॉडल के, जिसके मुताबिक उन्होंने ना एक इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के जरिए एनर्जी को मिमिक करके ना, यानी एनर्जी जिस तरह बनती है इलेक्ट्रिक स्पार्क से, उसे इन्होंने ये सारे केमिकल्स, ठीक है, अमीनो एसिड और शुगर्स, प्यूरिन्स, पायरेमिडाइंस, ठीक है, ये सारे केमिकल्स उन्होंने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये सारे जो है ना केमिकल्स, these same reaction could have happened at the deep ocean events on अर्थ, अर्ली अर्थ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इससे ये साबित होता है कि इन रिएक्शन से अर्थ के अर्ली इवेंट जो यानी उस वक्त थर्मल इवेंट्स थे, उनमें लाइफ फॉर्म बन सकते थे, बट जनरली कैन नॉट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये जो जब उस वक्त कंडीशन थी अर्थ की, उससे लाइफ फॉर्म से पहले, तो उस वक्त ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन आज इस वजह से लाइफ फॉर्म दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर सकती न्यू, क्योंकि इस वक्त हमारे जो अर्थ है ना उस पर ऑक्सीजन मौजूद है। और जो कॉमेट्स और मीटरॉइड्स थे वो उस वक्त भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेकर आए थे, ठीक है। तीसरा इसका जो स्टेप है बिल्डिंग यानी केमिकल्स बनने का, बिल्डिंग ब्लॉक्स का, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग molecules. Similarly, even a single living cell consists of thousands of highly organized chemical reactions, यानी हर एक सेल में 100 thousands of chemical reactions हो रही होती हैं जो आल occurring at the same time है, ठीक है। वो एक ही वक्त में इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, इन सब रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इन लिविंग सेल्स टुडे ईच ऑफ दीज रिएक्शंस रिक्वायर अ स्पेसिफिक एंजाइम। अब एक एंजाइम की बात करेंगे। एंजाइम वो चीज़ है, वो कैटलिस्ट है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, यानी उसको तेज करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। बट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, और उस वक्त तो प्रोटीन्स मौजूद नहीं थे, ठीक है। और अगर ये एंजाइम्स मौजूद ना हो तो हमें हाई कंडीशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है क्या, केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। और उस वक्त के कौन कौन से हाई टेम्परेचर के सोर्सेज थे, ठीक है, और वोल्केनोज थे, थर्मल वेंट्स थे, और थंडर था एंड लाइटनिंग, ठीक है, और यूवी रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि उस वक्त अर्थ में कोई ओजोन शिeld थी नहीं, और मेटेओराइट इम्पैक्ट था जिन्होंने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स बनाने के लिए। उस वक्त HCN, ठीक है, उस वक्त काफ़ी कॉमन था। इसको अपने डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक मेटाबॉलिज्म अंदाज़ा हो गया ना कि कौन कौन से थे। आगे कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ सेल्स, यानी जैसे कि हम सेल्स देखते हैं कि हर, ये देखें, सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा तो होता है, लेकिन उसका एक अपना जो फंक्शन है ना वो नॉर्मली डिफरेंट ही होता है, ठीक है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता कम्प्लीटली। इस स्टेप को कह सकते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन, यानी एक एक कंपार्ट बन जाना, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। द इंटरनल केमिकल इन्वायरमेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल जो केमिकल रिएक्शन एक जिस्म में हो रही हैं वो बाहर के माहौल का इफेक्ट ना पड़े, कि इस तरह की एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मस्ट बी एनक्लोज्ड एंड कंटेन और एटलीस्ट कलेक्ट टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ताकि रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। Must have high concentration of interacting organic molecules to approximate metabolism in living organisms. इसके इनके अंदर कौन कौन से सीनियर्स हैं जिसके जरिए कंपार्टमेंटाइजेशन हो सकती है। क्ले पार्टिकल्स, ठीक है ना, क्योंकि एक सेकेंड, क्ले पार्टिकल्स, ठीक है, केमिकल्स इन क्ले अलाउ टू ऑब्जर्व एंड होल्ड ऑन टू मैनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्ले के अंदर। उसके बाद है इसकी एक स्पेशल फॉर्म जो है आयरन पाइराइट, ठीक है। आल्सो थर्मल इवेंट्स कुड आल्सो डू दैट, ठीक है, ये केमिकल है जो एग्जिस्ट करता है वैसे नेचुरली
ठीक है, जिससे जिन जो होल्ड कर सकता है केमिकल रिएक्शन को, ताकि वो बिखरे नहीं और इनके एक लेयर के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, ओशन फॉर्म, समंदर की जो झाग है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पर्टिकुलरली फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है ना, सम टेंड टू फॉर्म hollow spheres. The more organic matter present the greater amount of foam. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो चिकनाई वगैरह है इन केमिकल्स वगैरह की, उससे से ज़्यादा फोम बनती है। The early ocean contained lots of organic matter and produced abundant ocean foam. उस वक्त कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समंदरी झाग होती थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर था। ठीक है, फैट्स और ऑयल्स की शक्ल में। दिस फॉर्म इज समवट सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, इस तरह के ये जो फॉर्म होती थी वो ऐसे ही एक्ट करती थी जैसे हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये एक सेल होता है, ये उसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये उसके अंदर जो सेल की इंटरनल कंडीशंस है वो अफेक्ट नहीं होती। ठीक है ना। ओके, अगला है इट इज परमिएबल, थिंग कैन मूव इन एंड आउट। पर इसकी जो लेयर्स है इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, इससे चीजें अंदर बाहर हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह these bubbles can grow and fuse with other bubbles. Over time we would get a kind of chemical natural selection. ठीक है, उसके बाद इसका पांचवा स्टेप है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, यानी काम करने के लिए उनके पास कौन कौन सी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ वी मस्ट एक्सप्लेन हाउ दिस collections of organic chemicals would become organized into living self-autonomous reproducing cells. इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस है जिनके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है इंक्लोजमेंट की, ताकि वो एक्सटर्नल से डिफरेंट हो, उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन भी है। ठीक है, सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल सेपरेट सेपरेट काम कर रही हैं, उनको दूसरों की ज़रूरत नहीं है रहने के लिए। तो उनमें इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं ताकि फ्यूचर में कैसे काम कर सकें वो रिप्रोड्यूस कर सकें। तो इसके लिए सेल्स नीड इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट प्रॉपरली। और वो कौन कौन से काम है, जैसे कि सॉरी control metabolism, able to copy and pass these instructions to new cells। ठीक है, जैसे कि इनको कॉपी कर सके और इनको इंस्ट्रक्शंस को पास कर सके नेक्स्ट सेल्स के पास। ठीक है, यानी रिप्रोड्यूस कर सकें और उनका डाटा भी ज़ाया ना हो। टुडे द डीएनए इन क्रोमोसोम्स कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइफ, यानी आज हमारे जो डीएनए है उस वो यही काम करता है कि वो इन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारा कलर और हमारा हेयर कलर, और जैसे कि हमारी हाइट और हमारे बहुत सारी चीज़ें जिस्म के बारे में, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह बनेंगे, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट क्या होगी, ये सारा कुछ, और हमारा ब्रेन के बारे में, हमारी छोटी से छोटी चीज़ जो है ना जिस्म की किस तरह बनेगी, वो हमारे डीएनए में ही स्टोर होता है। ठीक है, शेयर्ड जीन्स, द सिंपलेस्ट life on today are prokaryotes. There are two major kinds of prokaryotes, the archaea and the eubacteria. ठीक है, ये simple kind of prokaryotes हैं। ठीक है, और they most likely develop from the same ancestor. By looking at the genes shared between them, we can get an idea of what their common ancestor was like. ठीक है, 80 genes are shared between the two groups. ठीक है, information from these genes work suggests that the earlier cells might have lived in volcanic hot springs. ये नहीं पता कि अगर लाइफ वहाँ ओरिजिनेट हुई थी, नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट वहीं पर करती थी, वहीं पर रहना पसंद करती थी वोल्केनिक्स में। ठीक है, ये आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हम ये पढ़ सकते हैं कि डीएनए से भी कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल है जो उस वक्त एग्जिस्ट करता था, क्योंकि आज तो डीएनए उससे पहले a simple molecule than DNA. Many believe that for life to appear, some simpler organic genetic material have been there first. ठीक है, probably RNA appeared first. RNA DNA से पहले आया था क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है ना, ये देखें डबल स्ट्रैंडेड होता है इस तरह लूप की शक्ल में, और RNA सिंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि RNA से पहले एग्जिस्ट करता था। RNA is much smaller than simpler molecule than DNA. RNA carries
द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज द डीएनए इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। आवर लाइफ रिक्वायर्स आरएनए टू मेक डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आवर लाइफ रिक्वायर्स आरएनए टू मेक प्रोटीन्स, आरएनए से ही प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। आरएनए कैन एक्ट डायरेक्टली एन एंजाइम और कैटलिस्ट, ठीक है, ताकि वो केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। डीएनए जब ऐसा नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि वायरसेस ओनली हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड आर एबल टू फंक्शन, यानी वो बॉर्डर लाइन पे तो होते हैं लाइफ एंड नॉन लिविंग के दरमियान, लेकिन वो फिर भी आरएनए से रेप्लिकेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जितने लिविंग फॉर्म्स कर सकते हैं। और ये सारे जो कंपोनेंट्स है शुगर, फॉस्फेट्स एंड बेस्ड एंड हैव बीन फॉर्म्ड अंडर प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। आरएनए डोमिनेट वर्ल्ड जो है ना, वो हमारे आज भी जो नेम जेनोम में रहता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी हमारे डीएनए में जितना भी इसकी एक समझ लें एक दरख्त है ना, अगर ये देखें, अगर ये हमारे लाइफ फॉर्म का दरख्त है तो उसकी जो बेसिक रूट है ना वो डीएनए आरएनए, अगर ये सारा कुछ आरएनए से हो रहा है आज, ठीक है, तो जो उसके बेस और उसकी जो रूट है ना वो आरएनए ही है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह के थे हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, ये सबसे पहले आपको इससे पहले ये बता देते हैं कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये चाहे तो आप सबसे पहले भी लिख सकते हैं। लिविंग थिंग्स आर systems that tend to respond to changes in their environment and inside themselves in such a way as to promote their own continuation। ये कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स ऐसे सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आने वाले चेंजेस का जवाब देते हैं, ठीक है, अपने अंदर चेंजेस ला के, और अपने अंदर आने वाले चेंजेस का भी जवाब देते हैं वो, ठीक है। किस तरह देते हैं? इन सच अ वे एज टू प्रमोट देयर ओन कंटिन्यूशन, इस तरह देते हैं कि अपनी जो कंटिन्यूशन है यानी रिप्रोडक्शन है वो चलते रहे, उनका काम चलता रहे और बाहर की कंडीशंस जो है वो भी टल जाएं, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं हीट, अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम अपने अंदर टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर चेंज लाते हैं ताकि हमारी केमिकल रिएक्शंस काम करें। What life is the representation, the presenting of past chemistries, a past environment of early life earth that because of life remains on the modern earth। कह रहे हैं कि जो लाइफ है ना वो एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास्ट की, जो हमारे अर्थ पे किस तरह के यानी कंडीशंस थी, ठीक है। एक पास्ट एनवायरनमेंट जो हमारे ज़मीन पे था बिकॉज ऑफ लाइफ रिमेन्स ऑन मॉडर्न अर्थ, ज़िंदगी की शक्ल में वो आज भी मौजूद है, क्योंकि वो इतनी पुरानी है लाइफ और इतनी तरीके से स्टोर हुई हुई है कि ऐसा लगता है कि वो पास से ही एग्जिस्ट कर रही है। इट इज़ द वाइटरी मेम्ब्रेन बॉन्ड एनक्लप्सेशन ऑफ स्पेस टाइम, ये एक डेफिनेशन है। उसके बाद आप इसमें 3-4 लिख लें। लाइफ इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ प्रोटीन, यानी लाइफ जो है एक ऐसी हालत है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, यानी प्रोटीन्स के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ कहाँ पे है। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये स्टेप्स भी हो गया, ये है। वट वर द फर्स्ट सेल्स? फर्स्ट सेल्स वर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स ये जो रिकॉर्ड जो हमें मिले हैं फॉसल्स के 2.4 बिलियन ईयर्स के, उसमें प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो स्मॉल हैं, सिंपल हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म भी कम काम करता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बहुत कम, यानी अंदरूनी काम जो होते हैं, ठीक है, वो उनकी सिंपल सेल मेम्ब्रेन्स थी अर्लियर की, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन एनालिसिस इंडिकेट्स दैट अर्लियर सेल मेम्ब्रेन्स वर मच सिंपलर एंड लीकियर देन मॉडर्न सेल मेम्ब्रेन, यानी उसमें से जो है ना उससे ज़्यादा जीन्स का एक्सचेंज हो जाता था और न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम, और आज के सेल्स को ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से उनके
जो है ना सेमी परमिएबल है, उसमें से कुछ कुछ चीजें जा सकती हैं सेल के दूसरे पार। ठीक है, फर्स्ट सेल्स वर हेटेरोट्रॉफ्स। All life requires nutrients energy. All life produces the energy they need by breaking down sugars and other organic molecules. Respiration यानी वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बनाते थे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ नहीं थे, अटेरोट्रॉफ्स थे। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेक देयर ओन शुगर्स, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स मस्ट कंज्यूम परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक डाउन फॉर एनर्जी, यानी कि फीड ऑन अदर्स, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये जो सेल्स थे वो हेटेरोट्रॉफ थे, वो अपनी एनर्जी नहीं बनाते थे। उसके बाद है फर्स्ट सेल्स प्रोड्यूस्ड एनर्जी एनारोबिकली, यानी वो एनारोबिक तरीके से एनर्जी बनाते थे। देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बगैर ही काम करते थे। ऑन द अर्ली अर्थ इधर इन द एटमोस्फेयर और इन द ओशंस, द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी जो प्रोसेस है जिस शुगर्स को तोड़ के हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, एनर्जी ले सकें, वो विद और विदाउट ऑक्सीजन से भी हो सकता है। यानी इसके दो तरीके हैं। विद ऑक्सीजन द प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट बट मोर कम्प्लेक्स। ठीक है, यानी एनर्जी का ब्रेकडाउन, एनर्जी बन जाती है शुगर से, रेस्पिरेशन हो जाती है लेकिन ज़्यादा आसानी से। रिक्वायर्स एडिशनल पाथवेज एंड एंजाइम्स। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, और दूसरा है कि जिसमें ज़्यादा एंजाइम्स और जीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी, वो एरोबिक तरीका है। विदाउट यानी विदाउट ऑक्सीजन सम एनर्जी कैन बी मेड, इज अ मच सिंपलर प्रोसेस, फ्यूअर एंजाइम्स रिक्वायर फ्यूअर जीन्स। ठीक है, ऑक्सीजन वाले प्रोसेस में, ठीक है, ज़्यादा जीन्स ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन वाले प्रोसेस में, ठीक है ना, सिंपल प्रोसेस है, फिर कम एंजाइम्स चाहिए और कम जीन्स चाहिए। ठीक है, जो है एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के बगैर वाला प्रोसेस, बट नोवेयर नियर एन इफिशिएंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कम ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन वाला है, ये कम काम करता। ठीक है, फर्स्ट सेल्स वर, अब उसकी पूरी एक डेफिनेशन आ गई है फर्स्ट सेल्स किस तरह के थे। ठीक है ना, फर्स्ट सेल्स वर एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ्स हु ब्रोक डाउन शुगर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन के बगैर ही एनर्जी का सोर्स पैदा कर लिया था। They took organic molecules, extracted energy from them and produced organic molecules as waste product. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिया जाए, उनसे एनर्जी ली जाए, और उनसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और प्रोड्यूस किए जाए। ठीक है, यानी इस प्रोसेस को हम आज के दौर में फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे कि दही की फर्मेंटेशन, खमीर लगाना, ठीक है, दूध को तोड़ के उसको दही में चेंज करना, है तो दोनों ही ऑर्गेनिक, लेकिन वो ज़्यादा दूसरे जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी के बनने के बाद ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि एसिड्स और अल्कोहल्स, एसिड्स और अल्कोहल्स। ठीक है, केमिकल्स दैट कंटेन लेस एनर्जी देन फूड इन डाइजेस्टेड। ठीक है, वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट प्रोड्यूसेस CO2 एंड CH2। के बाद है फर्स्ट सेल्स यूज RNA एज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। आप यही स्टेप अगर लिख देंगे ना कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या थे, ये भी काफी डिटेल से हो जाएगा। ठीक है, RNA molecular evidence supports the idea that for the first billion years of the life, RNA was the primary genetic material. The genes that work with DNA are much younger. यानी DNA से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीन्स काम करते हैं वो ज़्यादा जो है वो नए हैं, पुराने जो हैं वो RNA से हैं। जो जितने RNA यूज़ करते होंगे वो उतने पुराने होंगे। तो आज हमने पढ़ा है, रिव्यू करते हैं, आज हमने पढ़ा है अबाउट द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, शैलो वाटर, ओशन और सोलर सिस्टम की, यानी आउटर स्पेस की। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स और सूटेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ लाइफ, और उसके बाद कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड अल्लाह हाफिज़।